ऑक्सिलेटरी एंड यस सर। डन। तो करते हैं स्टार्ट। यस यस सर। सर। चलो डन, लेट्स स्टार्ट। पहले कंफर्म कर दो सबको स्क्रीन दिख रही है। यस सर। चलो डन। तो देखो फटाफट थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे और फिर इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। तो यार आपको याद होगा हमने कल डिस्कस किया पीरियोडिक, ऑक्सिलेटरी और पीरियोडिक ये एसएचएम। तो सबसे पहले तो मेरे को यही बता दो, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एन ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन के लिए क्या इक्वेशन थी? माइनस की एक्स। वेरी गुड। हमारे पास ऑक्सिलेटरी मोशन के लिए इक्वेशन थी कि F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब x के ऊपर कोई भी ऑड पावर होनी चाहिए। इट कैन बी 1, 3, 5 कुछ भी। लेकिन जब मैं ऑक्सिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस ले लेता हूं, मतलब जब मैं पावर को फिक्स कर देता हूं कि पावर इज टू बी 1, तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा बन जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या इक्वेशन आ गई थी कि F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू दावर 1। और फिर मैंने आपको यार डिटेलिंग में भी बता दिया था कि जब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, तो इस केस में जो हमारे पास फोर्स आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो कैसा होगा? नेगेटिव। 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 और अगर हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा, तो फिर हमारा रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव। 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 तो बस फिलहाल इतना चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। नो सर। डन। नो सर। चलो। अब यार आपको याद होगा मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर मैं पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कंसीडर करूं, तो पार्टिकल का सर्कुलर मोशन किस टाइप का मोशन होगा? पीरियोडिक, ऑक्सिलेटरी या एसएचएम? पीरियोडिक। ये पीरियोडिक होगा। लेकिन जैसे ही मैं सर्कुलर मोशन की शैडो, एक प्रोजेक्शन लेने लग जाऊं, प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, तो इस केस में ये हमारा प्रोजेक्शन किस टाइप का मोशन बन जाएगा? एस ये एच बन एम। जाएगा एसएचएम। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्शन वाले केस को ही कंसीडर करके चलेंगे और इसकी हेल्प से हम अपनी इक्वेशंस डिराइव करेंगे अपने एसएचएम की। तो देखो बहुत सारी इक्वेशंस आने वाली है एसएचएम की। पहले मैं सारी इक्वेशंस की आपको ये समझा देता हूँ कैसे कैसे डिराइव हुई हैं, कैसे कैसे आई हैं। उसके बाद आप एक स्लाइड पे पूरा का पूरा सारे फॉर्मुलेज ही लिख लेंगे, ताकि हमें बाद में याद रहे कब कौन सा यूज करना है। तो सबसे पहले भैया हमें पता है कि हमारे पास एसएचएम के लिए इक्वेशन होती है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और ये होगा नेट फोर्स के बराबर। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है M अपॉन M इंटू ए। तो क्या यार मैं इसी से एक्सिलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूं? बताओ एक्सिलरेशन कितना आएगा? माइनस के एक्स अपॉन एम। वेरी गुड, माइनस के एक्स अपॉन एम। अब आप एक चीज नोटिस करो, हमारा जो एक्स है वो वेरिएबल है। मतलब जब भी मेरा पार्टिकल मूव करेगा, चाहे मीन पोजीशन से दूर जाए, चाहे मीन पोजीशन के पास आए, हमारा एक्स चेंज होता रहेगा। लेकिन क्या पार्टिकल का मास चेंज होगा? नहीं, नो पार्टिकल का सर। मास चेंज नहीं होगा। क्या मेरा ये कांस्टेंट चेंज होगा? कांस्टेंट का मतलब ही यही है कि वो चेंज ना हो। तो ये के और एम पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा स्क्वायर से। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? हमने उसमें भी पढ़ा है, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। तो याद रखो यार, हमारे पास ओमेगा के बहुत सारे फॉर्मूले आ गए हैं। अब क्या क्या फॉर्मूले आ गए हैं? एक तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी, या फिर मैं कह सकता हूं 2 पाई बाय एफ। एक इस इक्वेशन से भी आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है। क्या फॉर्मूला मिल रहा है? कि भैया ओमेगा स्क्वायर होता है के बाय एम के बराबर। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर हो गई? रूट ऑफ के बाय एम हो गया। क्या इतनी चीज क्लियर है? यस सर। डन। यस। तो याद रखो ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन आई है। अब इस इक्वेशन को कहते क्या है? अब थोड़ा सा इस चीज को समझो। यार एक्सेलरेशन क्या होता है? मैंने आपको यह भी बता रखा है कि एक्सेलरेशन बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन होता है डिस्प्लेसमेंट का। पल्लवी तुम्हारा माइक प्लीज म्यूट करो। चलो मैंने ही कर दिया। पल्लवी, पल्लवी तुम्हारा माइक म्यूट पे भी नहीं जा रहा है। भाई गिव मी अ मिनट प्लीज। एक मिनट रुक जाओ, पहले पल्लवी का सेटल डाउन कर दें।
आई हैव टू पुट यू इन वेटिंग रूम यार। चलो डन। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि एसेलरेशन, एसेलरेशन का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करूं और वो वापस से मेरे को डिस्प्लेसमेंट के ही प्रोपोर्शनल मिल जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा पार्टिकल जो है वो एक एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। वापिस से समझो इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट की कोई इक्वेशन गिवन है और मुझे पता चल जाए कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करूं तो भी वो वापस डिस्प्लेसमेंट के ही प्रोपोर्शनल आ जाए, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा पार्टिकल क्या कर रहा है, मेरा पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं होती, मैंने कल आपको एक कंडीशन बताई थी, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा फोर्स होना चाहिए वो हमेशा अपोजिट लगना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। अपोजिट का मतलब क्या है कि मेरा फोर्स हमेशा किसकी तरफ लगना चाहिए, वो सर मीन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगना चाहिए। तो याद रखो, जब मैं डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। क्या दो चीजें चेक करनी पड़ेगी कि भैया एक तो वो डिस्प्लेसमेंट के ही प्रोपोर्शनल आना चाहिए, ऊपर से ये नेगेटिव साइन दिखना चाहिए। नेगेटिव साइन का मतलब कि वो मीन पोजीशन की तरफ लगना चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन फॉर एसएचएम। डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यहां तक पूरा नोट डाउन करो, फिर आगे बात करेंगे। डन सर। डन, बहुत ही बढ़िया। भाई सबका नोट डाउन हो गया है? यस Yes. सर। चलो यस सर। आ जाओ अब नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव करने का टाइम आ गया। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो हम डिराइव करेंगे वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर मोशन। तो चीजों को समझो भाई, मैंने कहा कि ये मैंने इसके रेडियसेस, इसके डायमीटर ड्रॉ कर दिए, और मैंने कहा कि भैया पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है पॉइंट पी से, मतलब वो एक्स एक्सिस के अबाउट स्टार्ट कर रहा है और वो कहीं ना कहीं पहुंच गया यहाँ पे पॉइंट पी डैश पे। जब मेरा पार्टिकल पॉइंट पी से पी डैश पे पहुंचा होगा तो उसने सेंटर से कुछ ना कुछ एंगल कवर किया होगा। तो इस एंगल को हम लिख देते हैं कि भैया इसने सेंटर पे कितना एंगल कवर किया, इसने सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल कवर किया थीटा। चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। बढ़िया। अब मुझे बताओ कि ये पार्टिकल एंगल थीटा कवर क्यों कर रहा है। ये पार्टिकल एंगल थीटा इसलिए कवर कर रहा है क्योंकि ये पार्टिकल हमारा रोटेट कर रहा है। अगर ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तभी तो उसे ये रोटेट कर रहा है। अगर इसके पास कुछ ना कुछ यस सर। एंगुलर वेलोसिटी है तो उस एंगुलर वेलोसिटी को मैंने ओमेगा मान लिया कि भाई मैंने कहा कि ये मेरा जो पार्टिकल है ये किसी एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और किसी एक पर्टिकुलर टाइम में इसने ये एंगल कवर किया है थीटा। अब मुझे आप खुद सोच के बता दो, कोई भी एक चीज ले लो कि आप इसका प्रोजेक्शन किस पे लेना चाहते हो, एक्स एक्सिस पे लूं इसका प्रोजेक्शन या वाई एक्सिस पे लूं? वाई। वाई पे। चलो करना दोनों ही पड़ेगा, लेकिन बस मैं स्टार्टिंग के लिए पूछ रहा हूँ कि किस पे करना चाहिए आपको। तो भैया मैंने स्टार्टिंग पे सपोज इसका प्रोजेक्शन ले लिया वाई एक्सिस पे, तो क्या आप मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके ये वाली लेंथ कैलकुलेट करके दे सकते हो कि ये वाली लेंथ कितनी होगी? अगर ये एंगल थीटा है तो याद रखो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आपको ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, इसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज ओ एंड दिस इज समथिंग, कुछ भी नाम ले लो इसका, क्या नाम ले लूं इसका, कुछ भी। ए। ए, चलो इसका नाम ए ले लिया। तो आप मेरे को ओ ए की वैल्यू फाइंड करके दे सकते हो कि ओ ए की वैल्यू कितनी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके, जरा कैलकुलेट करके बताओ। तो हमें पता है कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है। जब भी आपको परपेंडिकुलर निकालना होता है आप यूज करते हो साइन थीटा, तो मतलब यहाँ पे साइन थीटा तो आने ही वाला है। मैं आपको प्रॉपर यूज करके दिखा देता हूँ कैसे हो रही है चीजें कैलकुलेट। भैया मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, ओ ए निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू एच साइन थीटा। एच क्या होगा? एच होगा इसका रेडियस। रेडियस मतलब इसकी मैक्सिमम पोजीशन। हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की जो होती है उसको क्या कहते हैं हम? नहीं याद भाई, चेक करो इधर। मैं कह रहा हूं सपोज ये मेन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक एक्सट्रीम पोजीशन राइट हैंड साइड में आएगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन मेरी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। तो मेरे को बताओ मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? नहीं पता? भाई याद रखो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन। तो क्या मैं यहाँ पलक, भाई सब अपने माइक का थोड़ा सा ध्यान रखो। चलो तो हमारे पास आ जाएगा ओ ए इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं हम। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, बिकॉज ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है और वो होता है चेंज इन एंगल बाय टाइम, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है, चेंज इन एंगल बाय टाइम। तो मैं इसलिए थीटा को क्या रिप्लेस कर सकता हूं? ओमेगा टी से। हमारे पास ये एक मेन इक्वेशन आ गई। चेक कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। और सब शांत बैठे हैं, मुझे इससे साफ पता चल रहा है कि डाउट तो है भयंकर। किस किस को डाउट है पूछो। सर यहाँ से दोबारा समझाना, ए साइन थीटा। ठीक है, उससे पहले का क्लियर है सब कुछ? यस सर। डन। चलो देखो, सपोज मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा कोई एक पेंडुलम है, वो ऑसिलेट कर रहा है। क्योंकि आपने बचपन से पेंडुलम वाली चीजें पढ़ी हैं, तो पेंडुलम से आपको समझ में आ जाएगा। पेंडुलम की ये वाली पोजीशन होती है मेन पोजीशन। भाई मैंने कहा कि मैं पेंडुलम को मैक्सिमम यहां तक लेके गया, तो जो ये वाली पोजीशन होती है, ये क्या कहलाती है? हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। एक एक्सट्रीम पोजीशन राइट हैंड साइड में भी आएगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन मेरी लेफ्ट हैंड साइड में भी आएगी। अब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के बीच में कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस होता है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? जो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो मेरे ने यही चीज यहाँ पे बोली है कि मेरे को बताओ, पार्टिकल ओ से मैक्सिमम कितना दूर हो सकता है? मैक्सिमम वो पॉइंट पी पे हो सकता है या इस पे पॉइंट पे हो सकता है। तो ओ से पी तक क्या बन जाएगा? वो एम्पलीट्यूड बन जाएगा, इसका रेडियस बन जाएगा। चेक करो समीक्षा, क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। डन। और किसने डाउट पूछा था, सब चेक कर लो। तो इधर मैंने इस हाइपोटेन्यूज को क्या बोल दिया कि भैया ये एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी एक पार्टिकल का, तो इसलिए ये होगा एम्पलीट्यूड और साइन थीटा एज इट इज। ओ ए क्या है? ओ ए डिस्प्लेसमेंट है मेरे पार्टिकल की प्रोजेक्शन का। अब मैंने क्या किया, मैंने थीटा को रिप्लेस कर दिया। थीटा को कैसे रिप्लेस कर सकता हूं मैं? थीटा, थीटा एक एंगल का डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पे मैंने लिख दिया वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपको अब ये इक्वेशन कब याद रखनी है? जब भी मैं आपको बोलूं कि भाई पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मेरा मीन पोजीशन से, क्योंकि पॉइंट पी मीन पोजीशन है। जब भी मैं आपको बोलूं पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से, आप इस इक्वेशन को यूज करोगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि पार्टिकल कहीं ना कहीं बीच में शुरू कर रहा है, ना तो मेन पोजीशन ना तो एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल कहीं ना कहीं बीच में से शुरू कर रहा है, तो फिर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे। आप इसको लिख दोगे ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। जहां पे प्लस माइनस फाइव का मतलब क्या है कि भैया वो कुछ ना कुछ पहले से ही एंगल कवर करके बैठा हुआ है, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा। भाई अब सब लोग चेक करो। हाँ बोलो। सर रिपीट करना सर। रिपीट करना है। ध्रुव भाई याद रखो, अब किसी का भी माइक ऑन रहा और ऐसे पीछे से मेरे को बैकग्राउंड नॉइज आया, तो मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। इस चीज का खास ध्यान रखो। अब चलो इधर फिर से रिपीट करना है। पलक बताओ कौन सा पार्ट रिपीट करना है? सर ये नहीं है, जो लास्ट वाली इक्वेशन कब यूज करनी वो बताओ। अच्छा, ये लास्ट वाली क्वेश्चन कब यूज करनी है। डन। देखो मैं कह रहा हूं कि हमारा जो पेंडुलम था, वो कहीं ना कहीं मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। जब भी मेरा पेंडुलम या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, तब तो मेरे को यही इक्वेशन लिखनी है, ए साइन ओमेगा टी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया हमने जो चीजें नोट डाउन करना शुरू करा, वो मेन पोजीशन से शुरू नहीं किया, हमने कहीं ना कहीं बीच वाली पोजीशन से नोट डाउन करना शुरू किया है। तो अगर मेरा पेंडुलम बीच में है, तो मतलब उसने पहले से कोई ना कोई एंगल कवर करके रखा हुआ है ना। यस सर। तो जब उसने पहले से कोई ना कोई एंगल कवर करके रखा है, तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे फाई। फाई का मतलब क्या है कि भैया पहले से ही उसने मेन पोजीशन से कुछ ना कुछ एंगल कवर करके रखा है, और हम चीजें यहाँ से नोट डाउन करना शुरू कर रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर। अब प्लस माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ये एंगल राइट हैंड साइड में भी हो सकता था, ये एंगल मेरा लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता था, तो इसलिए प्लस माइनस यस सर। कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन को कंप्लीट कर लो। डन सर। डन। चलो
तो मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको सारी इक्वेशन एक साथ लिख के दे रहा हूं जो जो हमने डिराइव कर ली है, और सिमिलरली जो इसी तरीके से डिराइव हो जाएंगी। तो देखो क्या क्या इक्वेशंस हमने अभी तक डिराइव कर ली है। सबसे पहली इक्वेशन हमने डिराइव करी डबल डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन। डबल डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन के हिसाब से एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दूसरी इक्वेशन हमें पहले से ही पता है कि f इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है। तीसरी इक्वेशन हमने क्या डिराइव करी कि y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। इसके आगे यहीं लिख लेना, ये इक्वेशन कब यूज करेंगे, व्हेन द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन। फोर्थ इक्वेशन हमने क्या डिराइव कर ली, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये इक्वेशन कब यूज करेंगे, ये इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब पार्टिकल हमारा स्टार्ट कर रहा होगा किसी भी रैंडम पोजीशन से, स्टार्टिंग फ्रॉम रैंडम पोजीशन, मतलब पहले से ही किसी एक एंगल को कवर करके बैठा है वो। अब सिमिलरली मैं बाकी इक्वेशंस लिख रहा हूं, इसको भी नोट डाउन कर लो भाई। दूसरी इक्वेशन आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। ये इक्वेशन हम कब यूज करेंगे, जब मैं प्रोजेक्शन y एक्सिस पे नहीं लूंगा, जब मैं प्रोजेक्शन किस पे लूंगा, जब मैं प्रोजेक्शन x एक्सिस पे लूंगा। क्योंकि जब आप प्रोजेक्शन x एक्सिस पे लोगे तो उस केस में आपको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो भी साइड एंगल के साथ बनती है, जो भी कंपोनेंट एंगल के साथ बनता है, वो कंपोनेंट आपका क्या हो जाता है, cos थीटा कंपोनेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे cos थीटा आ रहा है। सिमिलरली सिक्स्थ इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अगेन इसमें भी वही सेम चीज है, जब पार्टिकल हमारा मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हो, जब पार्टिकल मेरा किसी रैंडम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हो। अब मुझे बताओ, अगर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी है, क्या आपको पता है कि हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी। भाई अगर डिस्प्लेसमेंट दे दिया है तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। सिंगल डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी होता है सिंगल डिफरेंशिएशन। तो क्या कर दो, चाहे इक्वेशन थर्ड को ले लो, चाहे इक्वेशन फिफ्थ को ले लो, किसी भी एक इक्वेशन को ले लो और उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो जब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा ओमेगा ए इंटू साइन ओमेगा टी, माइनस के साथ। माइनस के साथ क्यों, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। सिमिलरली मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। मतलब मैं इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करूंगा, जब मैं इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस ओमेगा होता है। क्या सेवंथ इक्वेशन पूरी क्लियर है, चेक कर लो भाई, कोई भी नहीं Yes, बोला। sir. यस डन, सर। Yes, sir. नोट डाउन कर लो फिर। ध्रुव तुम कौन सी पार्टी एंजॉय कर रहे हो भाई, जो तुम्हारे बैकग्राउंड से इतने ढिंचैक गाने बज रहे थे। सर वो गलती से हो गया था सर। नहीं वो तो ठीक है, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ, मतलब तुम घर पे एंजॉय कर रहे हो या पढ़ रहे हो। सर वो सर वो आज पीसी से लगा रहा हूँ सर, तो फिर साइड में गलती से हो गया। चलो ठीक है, Done, sir. डन। चलो अब मेरे पास वेलोसिटी आ गई है, एक इक्वेशन और लिख लो। ये मैं ये बाद में समझाऊंगा कि भैया इसको कब यूज करना है। इस इक्वेशन को बस अभी फिलहाल के लिए लिख लो कि भैया कब इसको यूज करेंगे, ए इंटू ओमेगा स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। मैं क्या कर रहा हूँ भैया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये कब यूज करनी है ये भी बाद में बताऊंगा, पहले बस इसको लिख लो। Done, sir. डन। चलो बस दो इक्वेशन और रह गई, आपका काम खत्म। नाइन्थ इक्वेशन, भैया अगर मेरे पास वेलोसिटी मिल गई है तो मैं वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो जब मैं इस पहली वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू कॉस ओमेगा टी। और जब मैं नीचे वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी। बस टोटल ये इक्वेशन हो गई, किस्सा खत्म। अब पूरा काम इन्हीं इक्वेशन पे काम करेंगे, और मैं समझा भी दूंगा कि ये इक्वेशन कैसे यूज करनी है, कैसे कहाँ कहाँ कब क्या करना है। सर माइनस साइन को जब करेंगे तो फिर प्लस का कॉज नहीं आता है। देखो इधर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस कॉस। तो प्लस कॉस है लेकिन इधर पहले से एक नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। उसके बाद अच्छा ठीक है, डन, समझ गया। ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। यही कहना चाह रहे थे, यस सर। डन।
सर एक बार 7th वाली बता दो। 7th वाली बतानी है, डन। देखो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, जब हम x को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। x मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मेरे को बताओ आपको डिस्प्लेसमेंट की कौन कौन सी इक्वेशन दिखाई दे रही है इस पूरे स्लाइड पे। डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन थर्ड है, एक इक्वेशन फोर्थ है, एक इक्वेशन फिफ्थ है और एक इक्वेशन सिक्स्थ है। ये टोटल चारों की चारों इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए है। अगर मैं y का लिख रहा हूं मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन सी एक्सिस पे हो रहा है, मतलब मैंने प्रोजेक्शन कौन सी एक्सिस पे लिया है, y एक्सिस पे लिया है। और अगर मैं x लिख रहा हूं तो मतलब मैंने जो प्रोजेक्शन लिया है वो कौन सी एक्सिस पे लिया है, x एक्सिस पे लिया है। अल्टीमेटली है दोनों डिस्प्लेसमेंट ही। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस x वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया dx/dt। तो जब मैं cos को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो बन जाता है माइनस साइन, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया। cos के अंदर भी एक टर्म है ओमेगा टी, तो जब मैं ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो बाहर एक ओमेगा बच जाएगा। क्या समीक्षा ये चीज समझ में आई है? यस सर। डन। सिमिलरली मैंने नीचे लिखा है dy/dt, मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं अब। तो जब मैं साइन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो आएगा cos, साइन के अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो एक ओमेगा बाहर रह जाएगा। अब यही चीज मैंने क्या करी है, एक्सीलरेशन में करी है, कि जब मैं एक्सीलरेशन कैलकुलेट करूंगा तो मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा। मेरे पास दो वेलोसिटी आ रही है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है, एक वाई एक्सिस के अलोंग आ रही है। तो जब मैं इस साइन वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। एक ओमेगा बाहर रह जाएगा, एक ओमेगा पहले से ही बाहर था और एक ओमेगा और बाहर आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो समझ में आ रहा है कैसे इक्वेशन डिराइव हुई है ये वाली। यस सर। डन। यस सर। डन। अब सिमिलरली मेरे को बताओ अगर मैं फोर्थ और सिक्स इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता तो क्या होता। भैया कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम रहता, बस यहां पे क्या लिख देता मैं, +-5 लिख देता। ठीक है, यस सर। डन। बाकी मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, टेंशन मत लो, आपको समझ में आ जाएगा कब कैसे क्या यूज करना है, उस चीज की टेंशन मत लो। डन सर। डन, चलो एक क्वेश्चन देता हूं पहले, जो हमारा आया हुआ क्वेश्चन है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल भैया सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है x की, डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 5 cos इनटू 2 pi t प्लस pi/4। ये एक इक्वेशन गिवन है, रिपीट कर रहा हूं, हमें पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन गिवन है, x इक्वल्स टू 5 cos 2 pi t प्लस pi/4। आपको क्वेश्चन क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। सेकंड पार्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो। और थर्ड पार्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो। कितने टाइम पे कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो एट टाइम t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड्स। पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। डन सर। डन, चलो देखते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ 1.5, ये डेसिमल में है, लेकिन डेसिमल में अगर मैं अपनी वैल्यूज लिखूंगा ना तो थोड़ा सा मेरी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। तो क्या मैं 1.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो मेरे को बताओ 1.5 फ्रैक्शन में कितना लिखूं? 15/10। 15/10। 15/10 लिख सकते हैं। तो 15/10 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 3/2, है ना। 15/10 को मैं काटूंगा तो ये 5 से कटोएगा तो 3/2 बन जाएगा। तो क्या मैं 1.5 को 3/2 सेकेंड लिख सकता हूँ? यस सर। डन। अब देखो पहला पार्ट क्वेश्चन ने क्या कहा है कैलकुलेट करने के लिए। पहला पार्ट क्वेश्चन ने कहा है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। तो ये इक्वेशन किस चीज की दी थी, ये इक्वेशन भी तो डिस्प्लेसमेंट की ही गिवन है, लेकिन बस यहाँ पे एक टाइम का टर्म आ रहा है। तो यहाँ पे टी की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, 3/2 सब्स्टिट्यूट 3/2। करूंगा बस। तो मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 5 cos इंटू 2 पाई, टाइम की जगह मैं रखूंगा 3/2 प्लस pi/4। 2 से 2 कट गया, आ गया 3 पाई। तो 5x इक्वल्स टू 5 cos 3 पाई प्लस pi/4। पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। डन सर। डन सर। सबका कंप्लीट, चलो डन। यस सर। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या आपको ये पता है cos 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? नो याद सर। रखना, माइनस साइन।
cos 180 प्लस थीटा, मतलब इतना याद रखो, हाँ माइनस cos थीटा, बिल्कुल सही। यार शायद से ये मैंने आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, क्वाड्रेंट्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या ये चीज मैंने पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई? नो सर। नो सर। चलो तो इस सबको भूल जाओ, पहले पहले हम यही चीज पढ़ लेते हैं। सब चीजों को भूल जाओ भैया, इधर ध्यान दो। यार ये है ना, आपको मैथ्स में सिखाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह 10th में ही सिखा दिया जाता है थोड़ा बहुत। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। टोटल हो गए हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास इसको याद रखने का तरीका क्या होता है? याद रखने का तरीका होता है आफ्टर मतलब ए, स्कूल मतलब एस, टू कॉलेज ASTC। ए का मतलब क्या है कि इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे सारे। मेरे को पता ये बताओ कि पहले क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होती है? तो याद रखो, पहले क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से कहां तक जा सकती है? 90 डिग्री तक। तो आप देखो, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करो 0 से 90 तक, चाहे आप cos 30 डिग्री कैलकुलेट करके देख लो, चाहे आप sin 30 डिग्री 60 डिग्री कैलकुलेट करके देख लो, इन सबकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है, सबकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है। चाहे आप sin 37 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो, sin 37 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। तो देखो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो सकती है? 180 to 180. 90 टू 180। तो याद रखो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, एस का मतलब साइन, और इसका उल्टा कोसेक, सिर्फ यही दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पूछूं cos 120 डिग्री कितना होता है, बस इतना बता दो, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, बिकॉज 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आती है -12। सिमिलरली ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ ही है, cos 180 डिग्री कितना होता है? तो -1। तो माइनस क्यों आया? बिकॉज वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, इसलिए। अब जाते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक भैया? 180 से लेके 180 to 270 तक। 270. तो ये टी का मतलब क्या है? टी का मतलब होता है tan और इसका उल्टा cot। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछता tan 200 डिग्री, cos 200 डिग्री, मेरे को बताओ कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी इन दोनों में से और कौन सी नेगेटिव होगी? tan पॉजिटिव। वेरी गुड, tan वाली पॉजिटिव होगी, वेरस cos 200 डिग्री माइनस में होगा। सिमिलरली अब लास्ट वाले में आ जाओ। लास्ट वाले में भैया एंगल की वैल्यू चेंज होती है 270 से लेके 360 तक। तो इधर सी का मतलब क्या होगा? सी का मतलब होगा कॉस, और इसका उल्टा होता है सेक। तो अगर मैं आपसे पूछता कि भैया मेरे को कॉस 300 बताओ, तो क्या लिखूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अब इसी लॉजिक को सोच के बताना, अगर मैं लिख रहा हूं कॉस 180 प्लस थीटा, तो मतलब 180 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है, तो 180 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे हम? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में। तो थर्ड में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? नेगेटिव। यहाँ पे लिखूंगा माइनस कॉस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। डन। बस एक लास्ट छोटी सी चीज, यार 180 को अगर मैं पाई के टर्म्स में लिखूं तो 180 कितने पाई होता है? π/2। नहीं, π/2 तो 90 डिग्री होता है, 360 डिग्री 2 पाई होता है। भैया ये चीज याद रख लेना अगर नहीं पता थी तो। तो पीछे क्या हुआ था? पीछे मेरे पास आया था 3 पाई प्लस π/4। मेरे पास ये आया था क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया। तो 3 पाई का मतलब क्या है? 3 पाई का मतलब है cos 3 इंटू 180 प्लस π/4। तो भैया 3 इंटू 180 मतलब अल्टीमेटली ये इक्वेशन बन रही है 180 के टर्म्स में प्लस थीटा। तो मेरे को ये किसके बराबर लिख देना चाहिए? माइनस कॉस थीटा के बराबर। ये एंगल थीटा होगा, तो सीधे सीधे क्या मैं लिख सकता हूं? माइनस कॉस π/4। चेक करो ये चीज समझ में आई है या नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं आई, नहीं तो बच्चे हाथ के रिस्पॉन्ड कर देते। डन सर। साहिल आपको क्लियर हो गया है पूरा? यस सर। कोई और ऐसा है जिसको ये वाला स्टेप, लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ में आया हो कि सर आपने कैसे लिख दिया? सर रिपीट कर दो। रिपीट करना है हेमराज? गुड। हेमराज मैं क्या कह रहा हूं, इतना इतना याद रखो बस, cos 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस cos थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे
180 एक सिंगल टाइम है, लेकिन मैं चाहूं तो यहाँ पे 180 जितनी बार मेरा मन करे उतनी बार लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए, है तो 180 के टर्म्स में ही ना, तो ये भी माइनस कॉस थीटा के बराबर ही होगा। क्या हेमराज ये बात क्लियर है? यस सर। डन। तो यार हमारे पास जो फाइनल हमने कैलकुलेट किया था, देखो हम कहाँ रुक गए थे, कहाँ अटक गए थे हम, 5 cos 3 पाई प्लस पाई/4। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू 5 cos और 3 पाई प्लस 3 पाई, मतलब 180 के टर्म्स में हो गया ये। तो सिंपल सिंपल इसको पाई/4 लिख दूं माइनस में। हेमराज अब चेक करो। यस सर। ठीक है, पाई/4 क्या कोई मेरे को बता सकता है कितना एंगल होता है पाई/4? 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे पता चला भैया? 362 पाई 90 पाई/2, तो 90 का हाफ होता है 45, तो यहाँ पे भी हाफ करूंगा तो पाई/4 हो जाएगा। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू बता दो बस कितना आएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ये फाइनल आंसर है। फर्स्ट पार्ट सब लोग अच्छे से चेक कर लें, जो मैंने क्वाड्रेंट्स वाला मेथड बताया वो चेक कर लें। कोई डाउट हो तो यार प्लीज पूछ लो। डन सर। डन। चलो अब क्या करना है, हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। मैं यहां पे आ जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। भाई कर दूं नेक्स्ट पार्ट शुरू? यस सर। डन। अगर आप नोटिस करो हमारे पास x की वैल्यू आई थी 5 cos, जो इक्वेशन गिवन थी 2 πt प्लस पाई/4। अगर आप इसको चेक करो, क्या ये इक्वेशन हमारी ये नहीं बन रही, a cos ओमेगा t प्लस फाइव? यस सर। यस सर। तो जहां पे एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर, ओमेगा किसके बराबर आ रहा है 2 पाई 2 के पाई। बराबर, और फाइव किसके बराबर आ रहा है X पाई/4 के बराबर। बिल्कुल। तो अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, तो भैया वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हुआ करती थी? वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाती थी -ओमेगा a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। चेक कर लो, याद दिला देता हूं आपको, मैंने इक्वेशन सारी यहीं लिखवाई हुई है आपको। जब भी मैं कॉस वाली इक्वेशन यूज करूं तो मेरे पास वेलोसिटी क्या आता था, -ओमेगा a साइन ओमेगा टी। अगर कॉस के साथ +5 है तो यहां पे भी मेरे को +5 लगाना पड़ेगा। तो यही चीज मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में करी है। तो अब मेरे को आप सारी वैल्यूज रख दो और मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा। माइनस ओमेगा की वैल्यू बताओ, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 5 5। बचा क्या? साइन। फिर से ओमेगा की वैल्यू 2 पाई। क्वेश्चन ने कितने टाइम पे कैलकुलेट करने के लिए बोला था? 3/2 3/2 पे, प्लस पाई/4, प्लस पाई/4। भैया सब लोग यहां तक चेक कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बता दो। 2 से 2 कट गया, डन। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास आया -10 पाई, 2 पाई इंटू 5 भैया फिर से वही हो रहा है 3 पाई प्लस पाई/4। फिर से वही इक्वेशन आ रही है। याद रखो साइन 180 प्लस थीटा, मेरे को बताओ किसके बराबर होगा ये? साइन पाई/4। वेरी गुड। सबको ये तो पता चल गया ना कि साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। तो बस मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और आंसर कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। तो भैया v इज इक्वल्स टू -10 पाई इंटू माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सब कुछ क्लिक कर दोगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10 पाई/√2। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो मैंने पहला 2 पार्ट कंप्लीट करके दे दिया है। अब एक्सेलरेशन आप खुद ट्राई करोगे कैलकुलेट करने की। एक्सेलरेशन में मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, तो ट्राई टू कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन। और अगर आपको चाहिए कि मैं इक्वेशन वाली स्लाइड दिखाऊं तो मैं इक्वेशन वाली स्लाइड दिखा दूंगा। पहले आप ये कंप्लीट कर लो अपना। सो ये जो 10 पाई है, हम इसको मतलब ऐसे जो आपने पहले किया था कि मल्टीप्लाई 180 वगैरह, वो नहीं करना इसमें? वो तो तब करेंगे जब हमारा वो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आ रहा होगा। जैसे इधर क्या हो रहा था, इधर मेरा वो कॉस के अंदर आ रहा था। इधर क्या आ रहा है, इधर मेरा साइन के अंदर वाली जो चीज आ रही है,
मैंने बस उसको ऐसे करके लिखूंगा, बाकी जो बाहर है उसको नहीं कर सकता मैं कन्वर्ट। यस सर। ठीक है, समझ गया? पक्का क्लियर है ना, या फिर से एक्सप्लेन करूं ये वाला पॉइंट? सर क्लियर। क्लियर है, डन। डन सर। डन। तो भाई एसिलरेशन कैलकुलेट करो, ट्राई करो खुद से। एसिलरेशन का फॉर्मूला बता देता हूं पहले, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। देख लो इधर, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे एसिलरेशन का। एसिलरेशन का आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, पहला वाला, माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो आप चाहते हो तो मैं उधर ही लिख देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहें, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। थर्ड पार्ट, acceleration will be equals to minus omega square a into cos omega t plus phi। चलो, आपको सारी वैल्यूज पता ही हैं, सब सॉल्व करना शुरू कर दो। देखते हैं भैया किस किस का आंसर बिल्कुल सही आता है। जैसे जैसे आंसर आ जाए हैंड रेस कर लेना, मैं एक एक करके पूछ लूंगा। यार अब तक तो आंसर आ भी जाना चाहिए था। माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू थी 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर इनटू ए है 5, ब्रैकेट बाकी क्या बचा, कॉस 2 पाई इंटू टी की वैल्यू 3/2 प्लस पाई/4। ये तो हर बार सॉल्व करके सेम ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा -2 पाई का स्क्वायर इंटू 5 और कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस कॉस पाई/4। सॉल्व कर लो इसे, जो भी आ रहा हो। माइनस माइनस कट जाएगा, तो मैं माइनस माइनस काट रहा हूं। 5 × 2 10, 10 पाई स्क्वायर कॉस पाई/4, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। ये मेरा फाइनल आंसर है एक्सीलरेशन का। सब लोग मैच कर लो अब कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर वहाँ पे 10 की जगह 20 नहीं होगा। ओह माय मिस्टेक, 2 का स्क्वायर नहीं किया, माय मिस्टेक, थैंक यू भाई। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 पाई स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा 20 पाई स्क्वायर। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो भाई ये कंप्लीट हो गया है, तो आगे बढ़े। यस सर। चलो डन। यस सर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि हमें ना इक्वेशन दी हुई नहीं है, मेरे को इक्वेशन बल्कि बनानी है। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम। हमें एक सिचुएशन गिवन होगी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे को इक्वेशन लिखनी है एसएचएम की। राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या सिचुएशन गिवन है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारा जो पार्टिकल है वो मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। व्हेन टाइम इज t इक्वल्स टू 0, पार्टिकल बिल्कुल मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। मेन पोजीशन से स्टार्ट करने का मतलब है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। इसका मेरे को एम्पलीट्यूड गिवन है कि इसका एम्पलीट्यूड है a, तो इस साइड होगा पॉजिटिव a, तो दूसरी साइड क्या होगा, नेगेटिव a। पार्टिकल भैया इस साइड जा रहा है, पार्टिकल ने स्टार्ट किया मूव करना टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। चेक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। बस नो यही सर। सिचुएशन गिवन है, बस यही सिचुएशन गिवन है, और क्वेश्चन कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर एसएचएम। एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन चेक कर लो।
भैया क्वेश्चन ने कहा कि हमारे पार्टिकल ने मीन पोजीशन से मूव करना स्टार्ट किया पॉजिटिव साइड, एम्पलीट्यूड गिवन है ए, तो पॉजिटिव ए नेगेटिव ए, टाइम जीरो पे मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो एक्स की वैल्यू भी जीरो। तो अब मैं इक्वेशन करना, इसको समझाना चालू करूं कैसे सॉल्व करना है इसे। यस Yes. सर। डन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, मतलब मेरे को कोई ना कोई एक्स वाली या वो वाली इक्वेशन यूज करनी है। अब मेरे को ये बताओ कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो मेरे को इक्वेशन क्या लिखनी चाहिए। y is equals to a sin omega t। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली आप क्या कर दो, आप यहाँ पे लिख लो कोई भी इक्वेशन जो आपका मन करे, आप किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। x इक्वल्स टू ए, चाहे साइन वाली इक्वेशन ले लो चाहे कॉस वाली इक्वेशन ले लो, अल्टीमेटली आपका आंसर सेम ही आएगा। अब क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है कि व्हेन द टाइम इज t इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू भी कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू को रखो 0, एम्पलीट्यूड एज इट इज, साइन ओमेगा t की वैल्यू भी रखो 0 प्लस माइनस 5, ओमेगा इंटू 0 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 0 इक्वल्स टू a साइन 5। तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि कौन कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 0 आती है, कौन कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 0 आती है। तो cos 90 साइन का एंगल पूछ रहा हूँ, साइन का एंगल। sin 0 डिग्री। वेरी गुड। याद रखो दो एंगल हो सकते हैं, एक 0 डिग्री हो सकता है और एक 180 डिग्री हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि ये 0 डिग्री आंसर करेक्ट है या 180 डिग्री करेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो मेरे पास आएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब मेरे को बताओ, अगर पार्टिकल मेरा राइट हैंड साइड जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सर पॉजिटिव। वेरी पॉजिटिव। गुड। वेलोसिटी कॉस पे डिपेंड कर रही है, तो याद रखना जो मेरे कॉस 5 की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो भैया अब इन दो एंगल में से चेक करके बताओ कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है, 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे। सर 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो मतलब 180 डिग्री हमारा आंसर गलत है, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो मतलब 0 डिग्री है। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, बस क्योंकि 5 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, तो प्लस माइनस 0 डिग्री मतलब कुछ नहीं, यही फाइनल आंसर है। नहीं समझ में आया शायद से। सर ये जो पार्टिकल है मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो हमने प्लस माइनस 5 क्यों लिया। देखो अब ये बात आपकी सही है कि पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि पार्टिकल मेन पोजीशन से तो हमने नोट करना शुरू किया है, क्या पता पार्टिकल पहले से ही एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करके बैठा हो और फिर जब वो वापस मेन पोजीशन पे आया हो तब जाके मैंने उसको नोट करना शुरू किया हो। क्या ये बात मान रहे हो आप। नहीं यस नहीं समझ में सर। आया। चलो एक और चीज समझाता हूं, नहीं समझ में आया तो भाई सपोज हमारी चीजों में फर्क है देखने का, क्या एक तो मैं ये कह रहा हूं कि एक पर्सन है वो यहीं से चलना स्टार्ट कर रहा है, वो एक रूम के चक्कर काट रहा है, वो पहले इधर गया फिर इधर गया फिर वापस इधर आ रहा है। तो दो लोग हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बार जब ये पर्सन यहाँ पे जाना शुरू कर ही रहा था तब से नोट करना चालू किया, ठीक है, उन्होंने तब से नोट चालू किया। तो सपोज पर्सन ए मैं हूं, मैंने कब इस पर्सन का नोट करना चालू किया रीडिंग, जब ये 0 से स्टार्ट हुआ है और किधर जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन कितनी होगी, 0 होगी, और इसने एंगल कवर कितना किया होगा, 0 ही कवर किया होगा। लेकिन सपोज पर्सन बी है, उसने थोड़ा सा लेट करना चालू किया नोट। कब नोट करना चालू किया, जब पर्सन आगे भी चले गया पीछे भी चले गया और वापिस इधर आ गया। तो इसके हिसाब से अभी भी एक्स की पोजीशन कितनी है, 0 ही है, लेकिन अब की बार क्या एंगल भी 0 होगा, नहीं भैया वो एक ऑक्सीलेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, तो अब की बार एंगल कितना हो सकता है उसके लिए, कोई ना कोई एक वैल्यू हो सकती है। क्या ये चीज समझ में आई है समीक्षा। यस सर। डन। तो इसलिए हमें वही चीज फाइंड करनी होती है। चेक कर लो ये इक्वेशन पूरा, ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया। तो यही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको खुद से ट्राई करना है। देखो भाई टू बी फ्रैंक, एज अ स्टूडेंट अगर मैं चीज एनालाइज करूं तो मैं खुद समझ रहा हूँ कि ये चीजें तुम्हें बहुत बोरिंग सी लग रही होंगी, ऐसा कुछ हो रहा होगा, लेकिन भैया थोड़ा सा ध्यान देना है पढ़ने पे,
जब चैप्टर का थोड़ा सा नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा वो फिर भी इंटरेस्टिंग है काफी, उसमें आप भले ही बोर नहीं होगे, लेकिन उसका बेसिक्स तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझना ही पड़ेगा, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बढ़ू आगे। यस सर। डन। यस सर। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, बस क्वेश्चन की सिचुएशन चेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं हो रहा, क्वेश्चन की बस सिचुएशन चेंज है। भाई मैंने कहा कि पार्टिकल अभी भी मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है एट टी इक्वल्स टू 0, हमें एक्स की वैल्यू 0 गिवन है। सचिन क्या हुआ? पार्टिकल लेकिन अब यहां जाना शुरू कर रहा है। राइट द इक्वेशन फॉर एसएचएम। चलो इक्वेशन बताओ एसएचएम की। माइनस ए साइन फाइव। चलो चेक कर लेते हैं, आपने आंसर बता ही दिया है तो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैं इक्वेशन लिखूंगा x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। फिर क्या करना है, कंडीशन लगानी है जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि टाइम 0 पे पार्टिकल की पोजीशन 0 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा x इक्वल्स टू 0 और टाइम की वैल्यू भी मैं 0 रख दूंगा। तो मैंने देखा कि मेरे पास क्या बचेगा, 0 इक्वल्स टू ए साइन 5, क्योंकि ओमेगा इंटू 0 0 हो जाता है, ए साइन 5। प्रज्वल बिल्कुल सही है आपकी। अब मेरे पास बताओ साइन 5 आ रहा है, तो कौन कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 0 होती है, कौन कौन से एंगल पे? तो अभी मैंने बताया था एक 0 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे। तो मेरे को चेक करना है कि कौन सा एंगल सही है, क्या 0 डिग्री लेना सही है या 180 लेना सही है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे वेलोसिटी। मेरा पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो अब की बार वेलोसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव। वेलोसिटी डिपेंड करती है कॉस पे, मतलब मेरा कॉस फाइव की वैल्यू नेगेटिव है, तो कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, 0 पे या 180 पे? 180। तो अब की बार 0 डिग्री वाला गलत है, 180 वाला सही है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री। बिल्कुल। तो प्रज्वल आपका सही है, साहिल आपका सही है, लेकिन प्लस 180 लिखना पड़ेगा, 180 मतलब प्लस पाए, प्लस माइनस पाए। डन सर। डन, बढ़िया। सर जैसे किसी का एम्पलीट्यूड दिया तो अगर फ्रीक्वेंसी दी होती तो। हाँ अगर एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो हम वो वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते। ओके सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे इसके ऊपर? यस सर। चलो डन, लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो इसके ऊपर, ताकि मेरे को एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आपको समझ में आया है या नहीं आया। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमारी मेन पोजीशन, ये हमारा नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ये हमारा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे मेरा पार्टिकल एम्पलीट्यूड के हाफ पे शुरू कर रहा है, a/2, और वो जा रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। तो अब की बार बताओ व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर एसएचएम। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट कर दिया बस। याद रखो, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल कौन सी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, a/2 पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। आराम से 2-3 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई कर लो। और सब लोग ट्राई करना यार, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको समझ में आया भी रहा है या नहीं आया ये वाला पैटर्न।
सचिन तुम कल की क्लास में नहीं थे ना? ओके प्रज्वल, आपने ये जितना कैलकुलेट किया उतना तो सही आ रहा है। अभी तो और आगे कैलकुलेट होगा प्रज्वल, इतना बाकी आपने सही कैलकुलेट किया है। चलो तो लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। भाई इसमें कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर दो, एट टी इक्वल्स टू जीरो, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या आपकी बार एक्स की वैल्यू जीरो है या कोई वैल्यू है एक्स की? a/2 a/2 है, तो अब यहाँ पे आप x की जगह लिखोगे a/2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा इंटू जीरो प्लस माइनस 5। a से a कट जाएगा, तो इधर आएगा मेरे पास हाफ इज इक्वल्स टू a साइन 5, क्योंकि साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, तो बस a साइन 5 बचेगा। तो मेरे को बताओ कौन से एंगल पे फाई की वैल्यू, मतलब कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू हाफ होती है? 30 डिग्री 30 डिग्री। और याद रखना 120 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6, और 120 डिग्री कितना होता है? 2π/3। क्या ये चीज याद रहेगी? यस सर डन। अब क्या करना है भाई, मेरे को चेक करना है कि कौन सा एंगल सही है, 30 डिग्री एंगल सही है या 120 डिग्री एंगल सही है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे वेलोसिटी। ये पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब cos फाई की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए। तो cos 30 डिग्री पे नेगेटिव होता है या 120 डिग्री पे? सो 120 में बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने बताया 0 से लेके 90 तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा 120 डिग्री करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 120 डिग्री, और 120 डिग्री मतलब मैंने आपको बता ही दिया 2π/3। आप चाहे तो प्लस माइनस 120 डिग्री भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो फिर आपको डिग्रीज में नहीं मिलेगा, आपको इस तरीके से 2π/3 के टर्म्स में ही मिलेगा आंसर। तो अगर किसी को ये कन्वर्ट करना ना आता हो तो पहले तो वही पूछ लेना कि सर एंगल्स को पाई में कैसे कन्वर्ट करें। सर आंसर कॉस में आएगा कि साइन में? फाइनल आंसर साइन में आएगा, क्योंकि मैंने ओके सर। साइन वाली इक्वेशन यूज करी है ना। अगर तुमने स्टार्टिंग में कॉस वाली इक्वेशन यूज करी होती तो फाइनल आंसर कॉस में लिखता फिर मैं। डन सर डन। डन है पक्का साहिल? यस सर यस। चलो डन। हाँ तो भैया हमारे चैप्टर का एक सेगमेंट काफी हद तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे सेगमेंट पे बढ़ना है। अब हमें बढ़िया वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्प्रिंग ब्लॉक वाले सिस्टम। तो यहाँ तक एक बार देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। नो सर चले चलो बढ़िया। तो देखो अब हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कैसे स्टार्ट हो रहा है उसको देख लो। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। अब पूरे क्वेश्चन इसी पे चलने वाले हैं। आपको आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ही मिलेगा। भाई मैं क्या कह रहा हूं कि हमने क्या किया, हमने वर्टिकल स्प्रिंग लिया है। सबसे पहला केस मैं वर्टिकल स्प्रिंग का ले रहा हूं। आपको अगर याद हो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने वर्क एनर्जी पावर में भी कराया था, तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा याद कर लेना। वर्टिकल स्प्रिंग मतलब मैंने कहा कि ये एक स्प्रिंग है जिसको बस मैंने ही ऐसे ही सस्पेंड करके छोड़ दिया। अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे ही सस्पेंड करके छोड़ रहा हूं तो याद रखना ये स्प्रिंग अभी क्या होगी, ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पे होगी, क्योंकि इस स्प्रिंग को खींचने वाला अभी कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये स्प्रिंग अभी कैसे होगी, ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पे होगी। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? यस यस सर। सर डन। फिर मैंने नेक्स्ट पार्ट में क्या कर दिया, मैंने स्प्रिंग के साथ एक डब्बा लटका दिया, एक बॉक्स को लटका दिया। जब मैं स्प्रिंग के साथ एक बॉक्स को कनेक्ट कर रहा हूं तो भैया वो बॉक्स क्या करेगा, वो बॉक्स अपने वेट की वजह से स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचेगा। सपोज ब्लॉक ने यहां तक खींच लिया, तो ये वाली पोजीशन जो है, ये वाली पोजीशन हमारी बन जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या आपको याद है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हुआ करता था? यस सर। बताओ। सर फोर्स जो एफ नेट 0। वेरी गुड। तो हमें पता है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन
एट इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा नेट फोर्स 0 हुआ करता था। तो मेरे को बताओ नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? सर नीचे वेट, सर नीचे वेट, वेरी गुड। ऊपर टेंशन, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। अभी क्या हो रहा होगा भैया, मेरा स्प्रिंग फोर्स और वेट ये दोनों इक्वल हो गए होंगे। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन को हम डिनोट करते हैं एक्स नॉट से। क्या किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है? एक्स नॉट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? नहीं याद होगा भैया। स्प्रिंग फॉर्मूला के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी। तो हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी एम जी बाई के। अब पहले आप यहां तक नोट डाउन करो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। बस एक स्टेप की कहानी रह गई, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये। और आप बोलोगे कि भैया ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डन सर। डन। चलो देखो अब क्या हो रहा होगा। यार मेरे पास पहले स्प्रिंग थी, जैसे इसको स्प्रिंग मान लो कि मेरे पास ये स्प्रिंग थी। अभी इसके साथ मैंने कुछ भी सस्पेंड नहीं किया हुआ है, कुछ भी लटकाया हुआ नहीं है। तो ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पे होगी। जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया इससे, तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे जाएगा अपने वेट की वजह से, और एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। कब रुक जाएगा? ऑब्जेक्ट रुक जाएगा जब नीचे वाला वेट और ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स इक्वल हो गए होंगे। तो वो आ गई हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन। और मैंने कहा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स और नीचे वाला वेट ये दोनों इक्वल हो गए होंगे। तो मैंने ये भी पता लगा लिया कि स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच होगी इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए। तो स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच होगी इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए? एम जी बाई के। और याद रखना इक्विलिब्रियम का मतलब कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये यहीं पे लटका हुआ रुक गया होगा। अब क्या कर रहा हूं मैं, जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुक गया है, मैं इसको हल्का सा खींच के छोड़ रहा हूं। जब मैं इसको ऑब्जेक्ट को हल्का सा खींच के छोड़ रहा हूं, तो क्या आप बता सकते हो कि तब क्या होगा? सर नहीं वो समझ तब में आ रहा तक होगा? मूव करेगा जब तक पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जीरो ना हो जाए। बिल्कुल। तो जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को, जो मेरा यहाँ पे रुक गया था, सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रुक गया था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को खींच के थोड़ा सा छोड़ दूंगा ना, तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये बार बार ऊपर नीचे जाएगा। अगर ये बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, ये एक चीजें एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है, तो ये किस टाइप का मोशन हो जाएगा? SHM। एसएचएम हो जाएगा। तो हमें बस वही फाइंड करना है। मेरे को एसएचएम का टाइम पीरियड फाइंड करना है कि भैया ये ब्लॉक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक पूरा एसएचएम करने में कितना टाइम ले रहा है। ये हमारा टारगेट है इन क्वेश्चन में फाइंड करने का। सब लोग चेक कर लो क्या टारगेट समझ में आ गया और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ गया? यस सर। यस क्या? सर। तो मैं ये चीज यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, चेक करना आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। भाई मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा नीचे खींच दिया। जब मैं इस ब्लॉक को नीचे खींच के छोड़ दूंगा, तो ये ब्लॉक वापस ऊपर जाएगा, लेकिन फिर ये अप एंड डाउन करता रहेगा। तो इस पोजीशन को हम क्या नाम देंगे? इस पोजीशन को नाम देंगे हम कि भैया आपने क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करा दिया। डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। भाई हम जो भी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं वो नेचुरल लेंथ से देखते हैं। तो नेचुरल लेंथ से ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको याद है किससे डिनोट करते थे हम? इसको डिनोट करते थे एक्स मैक्स से। याद आया? यस यस सर। डन। अब मेरे को बताओ, जब ये मेरा नीचे पहुंच गया पार्टिकल, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? तो अगर आप नोटिस करो, ऊपर अभी क्या कौन सा फोर्स लग रहा होगा? स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स। और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? मास, सॉरी, वेट। वेट। तो बस हमें यही करना है। देखो इक्वेशन भैया, रीस्टोरिंग सर फोर्स। पीछे वाले स्लाइड करने से थोड़ी। हाँ ये लो निशांत, चेक कर लो। सर एक्स नोट और एक्सएम जो है ना उसमें थोड़ा बताना ठीक है, डिफरेंस क्या है ये बताना है ना आपको? यस सर। डन। मैंने कहा कि भैया ये मेरी स्प्रिंग है, ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है, तो इसके एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो याद रखो जो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एक्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ये चीज हमेशा याद रखना। एक्स का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट लेना है, कहां से लेना है? नेचुरल लेंथ से। तो एक चीज बताओ, मैं कह रहा हूं कि ये मेरी स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे ही है, तो क्या ये कहीं पे भी डिस्प्लेस हुई है? नहीं। तो अभी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? सर जीरो। 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 बहुत बढ़िया।
अब मैं कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मैंने लटका दिया, सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने इसके ऊपर लटका दिया, तो ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे आके रुका, कब रुका? जब इसका वेट और स्प्रिंग फोर्स बराबर हो गए थे। तो ये ऑब्जेक्ट कितना नीचे आया है, वो है हमारा एक्स नॉट। तो एक्स नॉट मैंने क्या लिया है, यहां लिख देता हूं, एक्स नॉट मैंने लिया है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या लिखेंगे, एक्स नॉट लिखेंगे। चेक कर लो पहले, यहां तक की बात क्लियर है? Yes, sir. डन। अब मैं क्या कह रहा हूं, आपने इस डब्बे के साथ क्या किया, आपने इस डब्बे को यहां से थोड़ा सा नीचे खींच दिया, मतलब आप इसको एक्स नॉट से नीचे लेके गए हो। तो मैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहां से देखूंगा, मैं तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट नेचुरल लेंथ से देखूंगा। तो नेचुरल लेंथ से लेकर आप इस ऑब्जेक्ट को कहां तक खींच के लेके गए हो, वो हमारा एक्स एम कहलाएगा। अब क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इधर मैं क्या इक्वेशन लिख रहा हूं, इस सबको भूल जाओ। मैं रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन लिख रहा हूं। तो रीस्टोरिंग फोर्स होगा मेरा, ऊपर खींच रहा है स्प्रिंग फोर्स और नीचे उसको वेट लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला अब कितना होगा, के इंटू माइनस के इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एम माइनस एम जी। तो मैं इसको लिखूंगा माइनस के, क्या मैं एक्स एम को ऐसे लिख सकता हूं, एक्स नॉट प्लस ये कुछ ना कुछ, इसको और कुछ ले लो, इसको ले लो कुछ ना कुछ, सपोज वाई, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स नॉट प्लस वाई माइनस एम जी? Yes, sir. सब लोग यहां तक चेक कर लो भाई। बेसिकली मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक्सएम क्या होगा, एक्सएम के अंदर एक तो ये वाली लेंथ ऐड होगी और एक ये वाली लेंथ ऐड होगी। तो ये वाली लेंथ तो एक्स नॉट है ही, ये वाली लेंथ मैंने कितनी अज्यूम कर ली, Right. बस यही काम किया है हमने। अब मेरे को बताओ इसमें से क्या, ब्रैकेट ओपन कर दो और चेक करके बताओ क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करके, सॉरी अब नेगेटिव साइन मत लगाना क्योंकि हमने ऑलरेडी बीच में नेगेटिव साइन लगा दिया रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आप चेक करके देखो हमारी ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। क्यों कट जाएंगी, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, के एक्स नॉट किसके बराबर है, And तो एम जी माइनस में के एक्स नॉट प्लस में कट गया, तो मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आया, माइनस के वाई के बराबर आया। बस हमें यहीं तक कैलकुलेट करना था, हमारा काम खत्म। आज के लिए यहीं तक का काम करना है बस। तो अच्छे से चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। भाई मैं वापस से बोल रहा हूँ, KY plus का नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। Done, sir. अच्छे से चेक कर लो पूरा क्लियर है या नहीं। Yes, sir. डन। तो ऐसा करते हैं, अब मैं एक और सिचुएशन देता हूं, एक और सिचुएशन दूं या पहले इस क्वेश्चन को पूरा खत्म करा दूं? चलो पहले खत्म ही कर लेते हैं। अब याद रखो हमारे पास टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है इनर्शियल फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल्स टू 2 पाई इनर्शियल फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शियल फैक्टर का मतलब उस पार्टिकल का मास जो ऑसिलेट कर रहा हो। तो मेरे को बताओ पार्टिकल का मास कितना है जो ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, M. तो यहां पे लिख दो m। डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और हमारा टारगेट ही क्वेश्चन में ये होगा कि मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करूं। तो मेरे को बताओ इधर ये कांस्टेंट कितना आ रहा है, इधर ये कांस्टेंट k आ रहा है सिर्फ, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई k। हर सिचुएशन में k की वैल्यू अलग अलग आएगी, जैसे इधर k की वैल्यू k ही आ रही है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा उसमें k की वैल्यू अलग आ सकती है, सेम भी आ सकती है। हमें यही फाइंड करना होता है कि k की वैल्यू कितनी है, क्योंकि मास तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन ही होगा कि कौन सा मास ऑसिलेट कर रहा है। Yes, sir. Done, sir. भाई सब लोग चेक कर लो, इस क्वेश्चन के स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। Yes, sir. डन। तो मैं ना नेक्स्ट सिनेरियो में ही समझा रहा हूँ, आप बस फटाफट देखते रहना कि आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है। नेक्स्ट सिचुएशन भी मैं ही ले रहा हूँ। भाई मैंने क्या करा, अब की बार एक इंक्लाइन प्लेन लिया और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अब की बार कोई स्प्रिंग रख दी।
आप बस इतना बता देना कि क्या हो रहा है। मैंने ये स्प्रिंगली 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 और इसको यहाँ पे कनेक्ट करके रख दिया। मेरे को बताओ क्या ये स्प्रिंग अभी स्ट्रेच होगी या नेचुरल लेंथ पे रहेगी? Natural. वेरी गुड, ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे रहेगी क्योंकि इसको खींचने वाला कोई भी नहीं है। तो ये हो गई इसकी नेचुरल लेंथ। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ले लो के। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्प्रिंग के साथ कोई डब्बा कनेक्ट कर रहा हूं, कोई बॉक्स कनेक्ट कर रहा हूं, तो बॉक्स कहां जाएगा? नीचे Equilibrium. तो बॉक्स अगर नीचे जाएगा तो वो स्प्रिंग को क्या कर देगा? स्ट्रेच। स्ट्रेच कर देगा। भैया सपोज यहां तक हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इस डिस्टेंस को मैं कितना लूं? नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम पोजीशन के डिस्टेंस को कितना लेते हैं? एक्स नॉट। तो मेरे को बताओ नीचे कितना फोर्स लग रहा है और ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, बस ये देख के बताओ। भैया नीचे कितना फोर्स लगता है mg sin theta. Mg sin theta. और ऊपर इस बॉक्स को कौन खींच रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स। Spring तो force. लिख दूंगा मैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन मेरा mg sin थीटा किसके बराबर होगा? स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। तो x नॉट की वैल्यू बताओ, x नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है इस क्वेश्चन में? Mg sin theta upon k. बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा खींच के छोड़ रहा हूं। जैसे ही मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींच के छोड़ दूंगा तो मतलब ये डब्बा कहीं ना कहीं यहां आ गया होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींच के मैंने इसको कहीं ना कहीं यहां तक रख दिया। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे xm। xm. तो भैया नीचे अभी भी mg sin थीटा लग रहा होगा और ऊपर अभी भी स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। तो मैं लिखूंगा रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स माइनस mg sin थीटा। तो मेरे को बताओ इधर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू किसके बराबर लिखूं? चलो बताओ भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x नॉट प्लस इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, इसको मैं मान लेता हूं y। तो कितना लिखूं टोटल डिस्प्लेसमेंट? X naught plus y. माइनस mg sin थीटा। फिर से ब्रैकेट को ओपन कर दो, के एक्स नॉट प्लस के वाई माइनस mg sin थीटा। बताओ अब की बार क्या कटेगा? अब की बार क्या कटेगा? Sir, kx naught. के एक्स नॉट और mg sin थीटा। तो अब की बार भी मेरा रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आया? भाई पिछले क्वेश्चन की तरह K1. सेम आया। तो टाइम पीरियड कितना आएगा? क्या अलग आएगा या सेम आएगा? तो same ही आएगा. सेम ही आएगा। अब यहाँ तक आज पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। जो जो पार्ट चेक कर लो अच्छे से, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये पूरी इक्वेशंस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिपीट, अभी मैंने ये इक्वेशन लिख लिख के समझाया है। नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें ये इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे और हमारे पास डायरेक्टली टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा। विद इन 2 स्टेप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यस Yes, sir. डन। तो आज के लिए भैया इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय।